तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज। बात करेंगे यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव नजदीक है 2019 में, और इससे पहले तमाम राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो जगह जगह यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे, उनका दौरा हो रहा। कुछ इसी के तहत आपको बता दें कि अमित शाह का एटा दौरा भी होना था, लेकिन जो कि निरस्त हो गया है। अब एटा के स्थान पर यह कार्यक्रम अलीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रभारी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के साथ ही 12 जिलों के बूथ अध्यक्ष और प्रभारियों के सम्मेलन को ये संबोधित करेंगे आज अमित शाह। इसके साथ ही साथ अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर से प्रदेश के 51 जिला कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। तो अमित शाह इसमें मुख्य अतिथि हैं, जबकि सीएम योगी बतौर विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव 2019 से पहले तमाम राजनीतिक दल जो है काफ़ी सक्रिय है। जगह जगह पे रैलियां की जा रही हैं, संबोधन किए जा रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं। और इसी के तहत अगर हम अमित शाह की बात करें तो वो भी जगह जगह दौरे कर रहे हैं, और इसी के तहत उनका एटा का भी दौरा होता, लेकिन एटा का दौरा जो है वो रद्द हो चुका है। उसकी जगह अलीगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। प्रियंका गांधी को कमान सौंपने के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस फिलहाल एक मास्टर स्ट्रोक खेलती नजर आई। अब प्रियंका गांधी विदेश से लौट आई हैं और अब मोर्चा भी संभाल लिया है आने वाले चुनाव को लेकर। मंगलवार को राहुल गांधी के घर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने शिरकत की, और अब प्रियंका का यूपी दौरे का जो प्लान है वो भी तय हो गया है। प्रियंका मिशन यूपी की शुरुआत लखनऊ में एक बड़े रोड शो के साथ करेंगी। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद प्रियंका पहली बार 11 फरवरी को लखनऊ पहुंचेंगी। लखनऊ में प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी, और माना यह भी जा रहा है कि लखनऊ में ही प्रियंका रोड शो के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगी। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले तक माना जा रहा था कि 10 फरवरी को प्रियंका लखनऊ जाएंगी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पर मंगलवार को जो बैठक हुई उसमें तय हुआ कि मिशन यूपी की जो शुरुआत है वो प्रियंका 11 फरवरी से इसकी शुरुआत करेंगे लखनऊ से। प्रियंका गांधी के इलाहाबाद में 10 फरवरी को कुंभ में डुबकी लगाए जाने की खबरें भी थी, लेकिन अभी तक इसकी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि कुंभ में स्नान करने के बाद ही वो जो है बैठकें करेंगी और लोकसभा चुनाव के लिए आगाज करते हुए रणभूमि में उतरेंगी। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव के रूप में ताजपोशी के बाद राहुल के साथ प्रियंका ने पहली बार यूपी में आगे की जो है वो रणनीति बनाई है। प्रदेश में वेंटिलेटर पर पड़ी पार्टी को प्रियंका के आने के साथ ही नई एनर्जी मिल गई है, तो कार्यकर्ताओं में जोश भी आ गया है। उन्हें उम्मीद है कि भाई बहन की इस जोड़ी से वो एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाएंगे, और इसी जोश का रिजल्ट है कि उत्साही कार्यकर्ता उन्हें कई बार पोस्टर में दुर्गा के रूप में भी दिखा चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव की कमान 2 नए लोगों पे यहां पर सौंपी है। पहली प्रियंका गांधी, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्हीं नवनियुक्त महासचिवों के साथ उनको बैठक करनी थी और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी करना था। राहुल के घर 12 तुगलक सेन पर शाम 6:30 बजे बैठक भी होनी थी, लेकिन बाकी बैठकें इतनी लंबी चल गई तो राहुल के साथ प्रियंका और सिंधिया के साथ जो बैठक है वो करीब 7:30 बजे शुरू हुई। बैठक से पहले राहुल के घर सिंधिया पहुंचे, फिर प्रियंका की गाड़ियों का काफिला। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रियंका खुद अपनी गाड़ी में नहीं थी। आपको बता दें कि जानकारी मिले कि वो पीछे झुग्गियों से होकर पिछले दरवाजे से बैठक में शामिल हो गई। तब लगा शायद अभी भी वो मीडिया से बचना चाहती हैं।
भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ ही ममता बनर्जी के बीच चली घमासान लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस सियासी दंगल में कूद चुके हैं और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सियासी संग्राम के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रोक के बावजूद बंगाल की पुरुलिया पहुंचे। पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि वेस्ट बंगाल में अराजक, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। आपको ये बता दें कि इसके पहले सीएम योगी का हेलीकॉप्टर झारखंड के बोकारो में लैंड हुआ, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से पुरुलिया में जनसभा करने पहुंचे। पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1.5 साल पहले इसी बंगाल में शारदीय नवरात्रि की दुर्गा पूजा और मुहर्रम का कार्यक्रम एक साथ होना था, लेकिन ममता सरकार ने मुहर्रम के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी और दुर्गा पूजा के काम में रोक लगाने का काम किया था। वेस्ट बंगाल में ममता सरकार पर हमला करते हुए यूपी के सीएम योगी ने कहा कि ममता ने कहा कि यूपी संभाल नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं कि यूपी बहुत अच्छे ढंग से संभल रहा है। जिस दिन बीजेपी की सरकार बंगाल में आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर वैसे ही घूमेंगे जैसे यूपी में बीएसपी और एसपी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर चलते हैं और कहते हैं कि हमें बख्श दो, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं खबरों की तरफ रुक करते हुए बात करेंगे। ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठी हुई थी, लेकिन उनका धरना फिलहाल खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू के कहने पर आखिरकार ममता बनर्जी जो 3 दिन से अनशन पर थी, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ अगले हफ्ते उन्होंने हल्ला बोलने का ऐलान भी कर दिया है। कोलकाता में धरना खत्म करने का ऐलान करने के बाद ही ममता बनर्जी अब दिल्ली कूच की तैयारी में है। कोलकाता के मंच से ही ममता ने कह दिया है कि 12, 13 और 14 फरवरी को दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और इस पर चर्चा जो है वो चल रही है। ये लड़ाई अब दिल्ली में लड़ी जाएगी। वहीं ममता ने कहा कि मैं देश को एकजुट करने की कोशिश कर रही हूँ। ममता ने यह भी कहा कि मैं अपनी पुलिस का बचाव भी कर रही हूँ। इस दौरान आपको बता दें कि धरना खत्म करने का ऐलान कहते हुए ममता ने कहा कि पीएम मोदी सब पर कब्जा करना चाहते हैं और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, सबको एकजुट करके रखूंगी। ममता ने यह भी कहा कि अब दिल्ली छोड़ पीएम मोदी को गुजरात जाना होगा। वहीं गृह मंत्रालय के पत्र पर ममता ने कहा कि उनका जवाब जो है वो दिया जाएगा, ये फालतू की चीज़ है। ममता ने यह भी कहा कि अगले सप्ताह वो दिल्ली जाएंगी। देश को बचाना है तो मोदी को हटाना होगा। ये धरना भारत और लोकतंत्र को बचाने के लिए था, हमारे आईएएस और आईपीएस के लिए था। ममता बनर्जी रविवार रात 9 बजे के करीब मेट्रो चैनल गेट पर धरना देने बैठी थी। उनका ये धरना तकरीबन 46 घंटे बाद आपको बता दें कि फिलहाल खत्म हो चुका है। लेकिन अब जो ममता की हुंकार है वो अब दिल्ली से शुरू होगी पीएम मोदी के विरुद्ध। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे कभी ना कभी किसी न किसी मांग को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से यहाँ लोकपाल की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से अन्ना हजारे जो हैं वो अनशन पर नजर आए। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक नियामक के गठन की मांग को लेकर बीती 30 जनवरी से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मंगलवार को अपना अनशन खत्म कर दिया। वो पिछले 7 दिनों से अनशन पर थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन जो है वो खत्म कर दिया। वहीं मंगलवार को अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे सीएम फडणवीस ने कहा है कि 13 फरवरी को लोकपाल सर्च कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगले सत्र में बिल जो है वो पेश किया जाएगा। वहीं गौरतलब है कि हजारे के स्वास्थ्य की चिंताओं के बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और इसके साथ ही 2 केंद्रीय मंत्री मंगलवार को 81 साल के गांधीवादी नेता से अनशन तोड़ने की अपील करने के लिए रालेगढ़ सिद्धि पहुंचे थे। चलिए दिल्ली की तरफ रुक करते हुए बात करेंगे यहाँ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर, जिन्होंने यहाँ पर नितिन गडकरी को खत लिखा है और खत लिखने के साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाए जाने की मांग की गई है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को खत लिखकर NH 24 की डिजाइन को खराब बताया है। सिसोदिया ने खत में लिखा है कि खराब डिजाइन की वजह से
सड़क किनारे नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे नाले का जो पानी है वो नज़दीकी कॉलोनी में जमा हो रहा है। वहीं सिसोदिया ने यह भी बताया कि कई बार नितिन गडकरी को इस मामले में शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जल्द ही जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। और इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस इलाके का दौरा भी किया और मंडावली, विनोद नगर और आसपास के इलाकों में नाले और नालियों में हो रहे ओवरफ्लो की मुख्य जो वजह है वो NH-24 के उस नाले को बताया, जो कि NHAI ने बनाया है। चलिए आगे बात करेंगे JNU देशद्रोह मामले को लेकर, जिसमें आपको बता दें कि आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है और पुलिस को उसमें चार्जशीट जो दाखिल करनी थी उस पर दिल्ली सरकार के हस्ताक्षर लेने थे, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली है। तो JNU देशद्रोह मामले में पेश की गई चार्जशीट को दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार ने अब तक अनुमति नहीं दी है। ये फाइल मंत्री सत्येंद्र जैन के पास है, जिनके पास होम डिपार्टमेंट है। तो इस मामले की सुनवाई जो है आज वो पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है। आपको बता दें कि 6 फरवरी तक दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार की अनुमति लेकर आने को कहा गया था। कोर्ट ने बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के चार्जशीट पेश करने को लेकर दिल्ली पुलिस को इससे पहले फटकार लगाई थी, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस जो है वो JNU देशद्रोह मामले को लेकर पेश की गई चार्जशीट में हस्ताक्षर नहीं करवा पाई है। RSS प्रमुख मोहन भागवत अक्सर ही राम मंदिर को लेकर बयान देते आते हैं और एक बार फिर उन्होंने राम मंदिर को लेकर बड़ा सा बयान दे दिया है, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा है कि 2014 में अगर राम मंदिर का मुद्दा नहीं भी होता तो भी सरकार बनती, लेकिन 2019 में सबसे अहम मुद्दा जो है वो है राम मंदिर। तो देहरादून में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि 2014 में लहर दूसरी थी और अब जो है वो दूसरी लहर है, लेकिन इस बार सरकार चाहे जो भी आए, सबसे ज़रूरी मुद्दा जो है वो राम मंदिर है। भगवान राम हमारे सबके प्रिय हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो संतों से परामर्श कर हम एक्शन लेंगे। आरक्षण पर भी भागवत ने कहा कि मैं आरक्षण के हमेशा से ही पक्ष में हूँ। आरक्षण जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए। इसके पहले आरक्षण पर भागवत कई बार जो हैं कह चुके हैं कि क्रीमी लेयर वर्ग के तहत आने वाले लोगों के लिए आरक्षण कब तक चलेगा, इसका निर्णय भी वही लोग करेंगे। भागवत का कहना है कि आरक्षण के पीछे होने वाली राजनीति मुख्य समस्या है। भारत अंतरिक्ष में लगातार नई नई उपलब्धियां हासिल करता रहा है और एक बार फिर से भारत ने यहां पर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत के संचार उपग्रह GSAT-31 को यूरोपीय कंपनी एरियन स्पेस ने एरियन रॉकेट की ओर से बुधवार देर रात 2 बजे के करीब फ्रेंच गुयाना में प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि भारत में 3 रॉकेट लॉन्चिंग पैड हैं जहां से अंतरिक्ष में रॉकेट भेजे जाते हैं। इन सभी लॉन्चिंग पैड को खास तरीके से और खास स्थान पर बनाया जाता है। दिल्ली NCR में मंगलवार रात एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि इसकी तीव्रता जो है 6.5 के करीब मापी गई है। भूकंप की तीव्रता 5.6 रही। आपको बता दें कि भूकंप का जो केंद्र है ज़मीन के 40 किलोमीटर नीचे उत्तर पश्चिम कश्मीर रहा, जो कि श्रीनगर से 118 किलोमीटर दूर है। भूकंप से फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। तमाम खबरों के साथ फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़।